नमस्कार। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है संडे की हमारी जो सीरीज चली थी ऐसी पर्सनैलिटीज़ या व्यक्तित्वों के साथ जिनसे ये समाज और युवा पीढ़ी बहुत कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवन को उन नए आयामों को स्थापित कर सकता है जिसकी हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। या हर संडे की हमारी जो सीरीज जिसमें आपकी ये जो सीरीज़ है, आप जानते हैं कि जो आईएएस से स्टार्ट होके सिविल सर्विसेज, मेडिकल लाइन, टेक्निकल लाइन और हर फील्ड को हम टच करते हैं स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के साथ। आज हम काफ़ी सौभाग्यशाली हैं कि जहां एक और आपने हर फील्ड की जानकारी ली, वहीं आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपका यदि कहीं न कहीं बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड को कहीं न कहीं आप टच कर रहे हैं और उसमें यदि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपके पास करियर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। और यदि अपन एक जीरो लेवल से स्टार्ट करके एक बहुत बड़े स्तर की यदि आईआईटी लेवल तक की भी अपन जेई के एग्ज़ाम्स के थ्रू यदि बात करते हैं, तो उसमें हम आज ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने खुद वो जर्नी पहले स्वयं तैयार की है और उसके ऊपर चल के खुद वहाँ तक पहले पहुँचे हैं और आज सैकड़ों विद्यार्थियों को वहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम आज के इस सेशन में स्वागत करना चाहेंगे मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट सीकर, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उसके डायरेक्टर सर श्री नरेंद्र जी कोक हमारे पास उपस्थित हैं आज स्टूडियो में। तो सर आपका आपके इस चैनल पे यूथ आइकॉन मोटिवेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नरेश जी। सबसे पहले तो इस यूथ आइकन मोटिवेशन चैनल के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार और मैं आप सभी दर्शकों और इस यूथ आइकन मोटिवेशन की टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस सीरीज़ में जो है वो मुझे आपके साथ संवाद करने का मौका दिया। बिल्कुल सर, ये जो सीरीज़ हैं जैसा कि हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया, हम वो तीनों ही जो वर्ड हैं इसके यूथ, आइकॉन और मोटिवेशन, ये तीनों ही आप में हम देख रहे हैं। तो हम थोड़ा सा सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स तक आपका कुछ हम एज ए इंट्रो के रूप में कुछ बताएं। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम नरेंद्र कोक है। मैं मूलतः सीकर डिस्ट्रिक्ट की लक्ष्मणगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव कोका की ढाणी का रहने वाला हूं। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है 1 से 4th या 5th तक, वो गांव के आसपास के जो स्कूल हैं, एक्चुअल में जो है वो कोका की ढाणी बहुत छोटा सा गांव है, वहाँ पे कोई प्राइमरी स्कूल भी नहीं था जब मैं पढ़ता था। तो पास में एक धाननी गांव है, उसमें मेरी 1 से 4th तक की एजुकेशन हुई। लेकिन 4th क्लास के बाद पापा को ऐसा लगा कि बच्चा जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकता है और गांव में यहाँ पे माहौल नहीं है इतना अच्छा पढ़ाई का। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको 5th से सीकर डाल दें। तो 5th और 6th में जो है मैं यहाँ सीकर के एक स्कूल जिसका नाम केशवानंद था, अभी तो आजकल वो बंद हो गया, तो उसमें जो है 5th और 6th में मैंने पढ़ाई की हॉस्टल में रह के। उसके बाद पापा जो है वो एक शॉप पे जॉब करते थे बीकानेर साइड, बीकानेर से आगे एक बज्जू नाम का टाउन है, तो वहाँ पे मुझे ले गए 7th में। लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने देखा कि एक्चुअल में जो पढ़ाई का स्तर है, जो लेवल है, वो उतना अच्छा नहीं है, जो मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो फिर उस टाइम पे एक्चुअल में झुंझुनू एक हब हुआ करता था कोचिंग और स्कूलिंग का। तो 8th, 9th और 10th में मुझे जो है वहाँ पे एक इंडियन पब्लिक स्कूल है उसमें डाला। वहाँ से मैंने 10th तक की पढ़ाई की। वहाँ पे भी मैं हॉस्टल में रह के ही पढ़ता था और मैं आपको बताऊं कि वहाँ के जो हॉस्टल्स हैं वो आज भी मुझे याद हैं। ऐसे थे कि एक रूम में हम लगभग जो है 50-60 लोग रहा करते थे, जैसे नॉर्मली पुलिस लाइन में ऐसे बैरिकेड्स लगे रहते हैं ना, वैसे जो है वो रहते थे। तो 9th के एंड में मेरा बिल्कुल मन नहीं था वहाँ पे पढ़ने का और मैंने पापा से खूब रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ नहीं पढ़ाई करूँगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होता था। नीचे स्कूल होता था, ऊपर जो है हॉस्टल होता था, पढ़ लो, हॉस्टल में चले जाओ, खाना वाना खा लो, फिर वापस आ जाओ, फिर वापस पढ़ लो। खेलने कूदने की जगह बहुत ही कम हुआ करती थी। तो उसके बाद पापा ने कहा ठीक है, तुम्हें कहीं और डाल देंगे। लेकिन फिर जो है वहाँ पे जो स्कूल ओनर थे, उन्होंने पापा से प्रॉमिस किया कि यदि बच्चा जो है वो 10th में स्कूल टॉप कर दे, अच्छे परसेंटेज ले, तो हम लोग जो है बच्चे को फ्री कर देंगे। तो एक्चुअल में जो है वो संसाधनों की, पैसे का इतना अभाव था कि इस ऑफ़र को पापा भी नहीं ठुकरा सके और मैं भी नहीं ठुकरा सका
और फिर जो है मैंने 10th में वहाँ से पढ़ाई की और 88% 10th में मैंने प्राप्त किए, स्कूल भी टॉप किया। और उसके बाद 11th में अच्छे परसेंटेज तो डेफिनेटली जो है वो ज़्यादा पता तो नहीं होता था, यही होता था कि भी अच्छे परसेंटेज हैं तो साइंस की तरफ जाना है। तो मैंने जो है वो साइंस मैथ्स लेके 11th क्लास में एक कोठारी स्कूल है वहाँ से पढ़ाई की और फिर 12th में जो है वो यहाँ भारतीय पब्लिक स्कूल है सीकर में, उससे पढ़ाई की। 12th में भी जो है वो मैंने अपना स्कूल टॉप किया और वहाँ से 88.46 परसेंटेज प्राप्त किए। बिल्कुल सर, ये तो आपकी तो सेम कहानी सपूत के पैर पालने वाली सी हो गई, जो जर्नी अभी आपने बताई 10th टॉपर 12th टॉपर और शुरू से। और कहीं ना कहीं इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है आपके पेरेंट्स की, जो जागरूकता जो है, सजगता जो है, वो भी साफ झलक रही है। तो सर अभी अपन बात करते हैं आज के सिनेरियो में, देखते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास करियर के अवेलेबल रहते हैं और रहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो एक सब्जेक्ट लेने के प्रति जो नज़रिया होता है उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो जनरली आपने अभी बताया, बच्चा इंटेलिजेंट है या अच्छे परसेंटेज ला रहा है तो उसको मैं साइंस स्ट्रीम में डाल दो, नहीं आर्ट्स कॉमर्स जो रहता है। तो थोड़ा सा तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि इसमें क्या थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद यदि बच्चा साइंस की ओर मूव करना चाह रहा है, और स्पेशली हम आपसे, क्योंकि आपके मैथ स्ट्रीम थी, तो उसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मैथ स्ट्रीम में एक बच्चा जब मूव करने की सोचे तो उसके पास कितना वोस्ट क्राइटेरिया है या कितने करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है 10th के बाद बच्चे के स्ट्रीम के सिलेक्शन की, वो ये कि एक नॉर्मल बच्चे के लिए ऐसा सा रहता है कि वो ये सोचता है कि बहुत अच्छे परसेंटेज आ गए तो मैं साइंस ले लूँगा, और थोड़े ख़राब आ गए तो कॉमर्स, और उससे भी ख़राब आ गए तो आर्ट्स। बट नॉर्मली ये आइडिया नहीं होता कि किस स्ट्रीम से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं खुद की बता दूं, मैंने बायो इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जो डायग्राम है वो अच्छे से नहीं बनाने आते, बायो में एक्चुअल में डायग्राम बनाने पड़ते हैं, जबकि ये आपका बेसिस नहीं होना चाहिए स्ट्रीम सिलेक्शन में। जैसे एक तो आपको ये पता होना चाहिए, मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि साइंस जो स्ट्रीम है उससे आप एक्चुअल में, यदि थोड़े दिनों बाद में आपको ऐसा लगता है कि मैं साइंस की बजाय आर्ट्स में अच्छा कर सकता हूँ, तो आपने यदि साइंस स्ट्रीम का सिलेक्शन किया तो आप आर्ट्स में भी मूव कर सकते हो। जैसे बहुत सारे बच्चे 11th 12th में साइंस मैथ्स या साइंस बायो लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो अपनी जो ग्रेजुएशंस हैं वो ह्यूमैनिटीज़ में, आर्ट्स में करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे 11th 12th में ऐसा भी होता है कि साइंस मैथ्स लेते हैं, लेकिन जो है उसके बाद अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स में कंप्लीट करते हैं। तो एक्चुअल में आप यदि साइंस या मैथ्स लेते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि थोड़े दिनों बाद में यदि आपको ये एहसास हो कि नहीं मुझे जो है वो ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उसमें जा सकते हो, कॉमर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो आप जा सकते हो। बट यदि आप आर्ट्स का सिलेक्शन करते हो देन जो है वो ये वाला जो वापस बैक एंट्री है इनटू मैथ्स और बायो वो नहीं पॉसिबल है। तो एक तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 10th पास जो बच्चा होता है वो इतना छोटा होता है कि उसको एक्चुअल में आइडिया ही नहीं होता कि मुझे क्या लेना चाहिए। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो टाइम के साथ डेवलप होती है। हो सकता है 12th में जाके उसको ऐसा लगे कि नहीं मुझे आर्ट्स लेनी चाहिए, मैथ्स नहीं लेनी चाहिए। तो एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में आप साइंस मैथ्स या साइंस बायो लेकर एक्चुअल में जो है वो दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं, आर्ट्स है या जो भी कॉमर्स है, उसमें भी जा सकते हो। बट कॉमर्स से वापस आप साइंस मैथ्स में या साइंस बायो में नहीं आ सकते। दूसरा कि ये जो साइंस मैथ्स है उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जितने ऑप्शन, जैसे बायो है तो बायो से एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, ले देखे कि भी डॉक्टर बन जाएंगे, नर्स बन जाएंगे। बट जो साइंस मैथ्स है उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और एक्चुअल में जो है वो जो बच्चा मैथ्स लेता है वो बहुत सारे कैरियर ऑप्शन चूज भी कर सकता है। जैसे मैंने आप ही के चैनल पे जो बुगालिया जी हैं, रामनिवास जी बुगालिया, उनका एक इंटरव्यू देखा था। वो खुद जो है वो आई थिंक मैथ्स बैकग्राउंड से ही हैं, और देन जो है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, उसके बाद जो है वो IAS बन गए। तो एक्चुअल में सबसे पहला ऑप्शन तो जो सब लोगों में फेमस है वो ये कि मैथ्स लेने के बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। बट इंजीनियरिंग करने के बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इंजीनियर्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। इंजीनियर्स आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS में मिल जाएंगे, जो स्टेट वाली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उनमें मिल जाएंगे। इंजीनियर्स आपको
एसएससी, बैंक पीओ, है ना, इनके थ्रू, एसएससी के थ्रू आपको इनकम टैक्स ऑफिसर, है ना, कस्टम ऑफिसर, इनमें मिल जाएंगे। तो एक्चुअल में आप ऐसे मान सकते हो कि मोस्ट ऑफ द जो एग्ज़ाम्स हैं आजकल, जैसे इनफैक्ट सिविल सर्विसेज की जो प्रीलिम्स होती है उसमें भी जो है वो मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो एक दो फील्ड्स को छोड़ के मोस्ट ऑफ द जो फील्ड्स हैं उनमें जो है वो एक्चुअल में मैथ्स की रिक्वायरमेंट तो है ही है। तो डेफिनेटली मैथ्स के बच्चों के लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। कुछ कैरियर ऑप्शंस इंजीनियरिंग के अलावा आप एनडीए, बिल्कुल, है ना, डेफिनेटली जो है वो खूब पॉपुलर है मैथ्स के बच्चों के बीच में। इसके अलावा जो है वो आप ये कर सकते हो कि जो नॉर्मल एयरफोर्स, नेवी, नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एयरफोर्स, नेवी, इनमें भी जो है वो एक्चुअल में मैथ्स का रोल रहता है। तो एक्चुअल में जितने भी मोस्ट ऑफ द कैरियर ऑप्शंस हैं, कुछ को छोड़ के जो पर्टिकुलरली केवल और केवल बायो से रिलेटेड हो, उसको छोड़ के सभी जो कैरियर ऑप्शंस हैं उनमें मैथ्स का रोल रहता ही रहता है। इनफैक्ट एक स्टूडेंट जो कॉमर्स लेता है या कॉमर्स के थ्रू जो भी उसके पास कैरियर ऑप्शंस हैं उनमें भी जो है वो मैथ्स का रोल है। आप ऐसा मान सकते हो कि एक स्टूडेंट जो आर्ट्स लेता है उसके थ्रू जो कुछ कैरियर ऑप्शंस हैं उनमें भी जो है वो बहुत बार मैथ्स का रोल रहता है। और आजकल बच्चे जो आर्ट्स लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, वो भी साथ में जो है वो मैथ्स एज ए एडिशनल सब्जेक्ट। बिल्कुल, ये काफ़ी वोस्ट क्राइटेरिया अपन इसको कह सकते हैं। या इधर से यदि अपन मूव एसएससी की साइड करते हैं, या जो डिफेंस का प्राइमरी सेक्टर हो गया वो हो गया, बैंकिंग सेक्टर देख लेते हैं, और बहुत बड़े स्तर के ऊपर अपन इंजीनियरिंग के जो आगे के फैक्टर है वाइड स्पेक्ट्रम में देखें, एमएनसीज की ओर देखें, या जिस फील्ड में भी बात करते हैं, कहीं ना कहीं मैथ हमारे उस जो करियर ऑप्शन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल निभाती है। बिल्कुल, जैसे मान लो मैं आपको लास्ट टू लास्ट ईयर का डेटा बताता हूँ। जो आईएएस का एग्ज़ाम है उसमें फाइनल इंटरव्यू कॉल जो है वो हम देखें तो टोटल 921 स्टूडेंट्स के लिए था, जिसमें से अराउंड 50% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका जो बैकग्राउंड था वो साइंस था। बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे जो एमबीए बच्चे करते हैं, मैनेजमेंट, है ना, एक्चुअल में उसमें भी जो है वो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं एमबीए के लिए, आईएम्स वगैरह, उनमें भी जो है वो 50% क्या, इनफैक्ट 50% से बहुत ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन होता है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही होता है। बिल्कुल। ये इसके अलावा एक मैं आपको ये बता दूं, जैसे जितना भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे जाके अपनी मास्टर्स की डिग्री या पीएचडी करते हैं उसमें भी डेफिनेटली दो चॉइसेस होती हैं। एक, यदि मान लो सपोज आपके घर वालों के पास पैसा है तो आप जो है वो पैसा पे करके वहाँ से डेफिनेटली जो है मास्टर्स या पीएचडी कर सकते हो, या आप स्कॉलरशिप पे जा सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द जो स्कॉलरशिप्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं वो अगेन जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा करती हैं, ज़्यादा। बिल्कुल, ये जो ऑप्शंस हैं सर, ये इसमें भी एक काफ़ी अच्छा, जो अपन इधर से सिविल की बात कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उनके करियर में भी आगे जिस पोस्टिंग पे वो होते हैं तो वहाँ भी जो अपन कहते हैं टेक्निकल, जिसको माइंड शॉर्ट में कहें कि टेक्निकल माइंड, कहीं ना कहीं जो कैसी भी विषम परिस्थितियाँ हों उसको मैनेज करने में थोड़े से ज़्यादा उनको हेल्पफुल होती है। लेकिन यहाँ सर एक छोटा सा क्वेश्चन आउट ऑफ क्राइटेरिया अपन ले लेते हैं। एक होता है कि अपन एक उस मूव, उधर से अपन मूव कर रहे हैं, हालांकि आपने जो अभी बुगालिया जी का मेंशन किया उनसे भी हमने एक क्वेश्चन रखा कि एक तो अपन पहले उस टेक्निकल लाइन की ओर मूव कर रहे हैं और उधर से फिर वापस सिविल की ओर मूव कर रहे हैं, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट हमारी सिर्फ ग्रेजुएशन है। तो इसमें हमारे पास सिंपल, जैसे अपन साइंस की भी बात कर लेते हैं, बीएससी वगैरह, ऐसे ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है कि ग्रेजुएशन हमारी कंप्लीट हो रही है, तो अपन एक अच्छी लाइन लेके फिर उधर से इधर सिविल की ओर मूव कर रहे हैं। तो उसका मेन क्या रीजन है? ये हमें मैक्सिमम, ये बिल्कुल आपका रेशियो सही है कि अभी मैक्सिमम जितने भी ये जो 50% का या जो आप रेशियो बता रहे हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट बता रहे हैं, वो उधर से IITian होके या अच्छे इंस्टीट्यूशन की अपन बात कर रहे हैं, उधर से फिर ये सिविल की ओर मूव कर रहे हैं। इसका क्या रीजन है? देखो, एक जो मेन रीजन है वो तो ये है कि जब भी आप अपना कैरियर चूज करने की सोचते हो, मतलब 10th या 12th के बाद, तब एक चीज जरूर दिमाग में रहती है हर आदमी के कि पहले आदमी सिक्योर होना चाहता है। बिल्कुल। कि मैं यदि मान लो सपोज 12th के साथ 12th के बाद IIT में सेलेक्ट हो जाता हूँ या NIT में चला जाता हूँ, तो एटलीस्ट यदि उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगा ना, तो एटलीस्ट जो है वहाँ जाके मैं यदि ठीक ठाक मेहनत करूँगा तो मेरी एक जॉब की सिक्योरिटी आ जाएगी, है ना। अब दूसरी बात ये भी होती है कि
एक बार बच्चा जब 11th-12th में होता है तो वो इतना मेच्योर नहीं होता, हालांकि फिर भी वो अपने कैरियर के लिए डिसीजन लेता है, लेकिन कई बार जो है वो टाइम के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, आपके जो इंटरेस्ट होते हैं वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे बच्चा कॉलेज में जाता है तो उसको लगता है कि एक्चुअल में मुझे जो है वो कॉर्पोरेट में जॉब ना करके, मतलब उसको एक्सपोजर मिलता है, वहाँ जाके उसको आइडिया लगता है कि कॉर्पोरेट में जो जॉब होता है वो कैसे होता है, उसके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, है ना। तो उसके बाद उसको हो सकता है ऐसा एहसास हो कि नहीं मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। तो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 11th-12th में एक तो बच्चे को आइडिया नहीं रहता, दूसरा ये है कि जो बच्चे कोशिश करते हैं, सब लोग ये कोशिश करते हैं कि एक एटलीस्ट एक जॉब सिक्योर हो जाए, क्योंकि देखो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो नॉर्मल जो जेई का एग्ज़ाम होता है या जो नीट का एग्ज़ाम होता है उससे भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। इनफैक्ट बहुत अच्छा बच्चा है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि उसका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो जाए। मतलब मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, हमारे साथ के ऐसे लोग भी हैं आईआईटी से जो फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए, और मैंने ऐसे भी हमारे साथी देखे हैं जिन्होंने अपने सभी सिविल सर्विसेज के जो अटेम्प्ट है वो एग्जॉस्ट कर दिए, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। हालांकि ऐसा नहीं कि वो एक्चुअल में कोई कमज़ोर थे, लेकिन एक्चुअल में सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल। तो इसलिए वो जो आप बात कर रहे हो कि पहले बच्चा जो है वो आईआईटी या एनआईटी उधर जाता है और फिर जो है वो सिविल सर्विसेज में आता है, तो उसका मेन रीज़न तो ये है कि एटलीस्ट वो पहले एनआईटी और आईआईटी में जाके अपनी एक जॉब, दोनों ऑप्शंस उसमें हो जाते हैं। एक तरफ उसकी जॉब की सिक्योरिटी हो जाती है, दूसरा वहां जाने के बाद जो उनका माहौल है, एक जो एमएनसी की सिर्फ एक पिक्चोरियल अपन जो उसके बारे में कुछ थीम रखते हैं वो जाके कुछ क्लियर होती है हमारे, फिर इधर जो कुछ वहाँ का इन्वायरमेंट और हमारे जो लिंक्स होते हैं वहाँ से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। बिल्कुल, जो आपने कही ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब आप आईआईटी में या एनआईटी में या अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो चाहे छोटे बच्चे के लिए ले लो, है ना, इनफैक्ट उन स्टूडेंट्स के लिए ले लो जो एनआईटी या आईआईटी में, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आदमी अपनी सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट से ही सीखता है। बिल्कुल, हर कोई। तो एक्चुअल में आईआईटी, एनआईटी या अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो भी अच्छे मेडिकल कॉलेज वगैरह है, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उसके आसपास की सराउंडिंग में जो बच्चे हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी लाइब्रेरीज हैं, है ना। तो एक्चुअल में वहाँ पे बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ साथ में उनका जो करिकुलम होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है कि तुम अपने दूसरे इंटरेस्ट को भी परस्यू कर सको। जैसे मान लो किसी बच्चे के मन में एक्चुअल में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने की है, तो करिकुलम कई बार इतना फ्लेक्सिबल होता है कि आप वीक में जो है वो 2 दिन अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए निकाल सकते हो बहुत ईजीली। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसीलिए शायद वो जो एक कहते हैं कि अपन जो रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी और एक ब्रिलियंसी की बात करते हैं, या एक स्टूडेंट का जो मेन मूव होता है वो सिर्फ वहाँ की ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करना नहीं होता, वहाँ से जो बाकी चीज़ें सीखता है वो उस डिग्री से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सर इतने करियर ऑप्शन अवेलेबल थे और आप तो शुरू से ब्रिलियंट भी रहे हैं, और इंस्टीट्यूट वाले का भी फिर मेन फोकस रहता ही है ब्रिलियंट बच्चों के ऊपर, तो इतने ऑप्शंस में से फिर आपने आईआईटी की ओर मूव करने की सोची +2 के बाद, और वो भी उस समय के ऊपर जहाँ उस समय इतना कोई गाइडलाइन नहीं होता था। तो आपने आईआईटी के बारे में कब और क्यों सोचा, और फिर जो इसकी प्रिपरेशन है उसके बारे में भी, क्योंकि आपने जितने भी इंस्टीट्यूट बताए वो काफ़ी अच्छे उस समय के रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस बताए हैं, तो फिर आपने वो प्रिपरेशन का भी किधर कहाँ से कंप्लीट किया? देखो फ्रेंकली स्पीकिंग 12th में एक्चुअल में मुझे कुछ पता ही नहीं था 12th के बाद कि एक्चुअल में क्या करना है, और ना मैंने कुछ डिसाइड किया था और ना ही मेरे घर वालों ने डिसाइड किया था। एक्चुअल में 12th जैसे ही पास की, शुरू से अच्छे बच्चों में आता था, 12th में भी मैंने स्कूल टॉप किया, तो मेरे मन में एक ही चीज़ रहती थी, इनफैक्ट घर वालों के मन में भी ये रहता था कि भाई जो बहुत अच्छा बच्चा होता है पढ़ने में वो या तो भाई कलेक्टर बनता है या डॉक्टर बनता है। तो जो डॉक्टर वाला ऑप्शन है वो तो मेरे पास था नहीं। और फिर ये था कि कलेक्टर ही बनेंगे ना, कुछ बीएससी वगैरह करेंगे यहाँ से, सीकर में एक एसके कॉलेज है वहाँ से, ये दिमाग में था मेरे तो, है ना। लेकिन जैसे ही 12th का रिजल्ट आया और मैंने स्कूल टॉप किया, तो घर वालों ने सोचा कि अब कुछ तो पूछें इनके टीचर्स से। तो मेरे को आज भी वो सीन याद है कि मेरे पापा और मेरे चाचा जी जो हैं वो हमारे एक
मैथ्स के टीचर हुआ करते थे, जितेंद्र जी फैनी। उनसे मेरा भी अच्छा लगाव था, तो उनसे मिलने आए और बोले कि भाई बच्चे को क्या करवाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, आपकी घर की क्या स्थिति है, आपका घर क्या कहा कहता है वो तो मुझे नहीं पता, बट बच्चा अच्छा है, मेरे हिसाब से इसको आपको कोटा भेजकर आईआईटी की प्रिपरेशन करवानी चाहिए और लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और ये आज से लगभग जो है 16 साल 17 साल पहले की बात है। तो इनफैक्ट जो है आज से 16-17 साल पहले मेरे परिवार जैसे लोगों के लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बिल्कुल। तो पापा की ये इच्छा थी कि भाई नहीं जय, मतलब उनकी जो कमी रह गई, मतलब एक्चुअल में वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ कारणों से, संसाधनों का अभाव मान लो, है ना, गाइडेंस का अभाव मान लो, वो अपनी लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो उनकी इच्छा थी कि भाई मेरा बच्चा जो है वो पैसे की कमी या इन सब चीज़ों के कारण कभी ऐसा ना हो कि इन सब चीज़ों से वंचित रहे। तो उन्होंने थोड़ी बहुत छोटी मोटी हल्की फुल्की ज़मीन बेच के और कुछ रिश्तेदारों का सहयोग लेके मुझे कोटा भेजा, है ना। और कोटा में शुरू में ये था कि भाई एक बंसल क्लासेस नाम से कोचिंग चलता था और ऐसा माना जाता था कि जिसका इसमें एडमिशन हो गया ना, बिल्कुल, उसका आईआईटी में तो पक्का है। तो मैंने यहाँ सीख कर रह के उस बंसल क्लासेस के टेस्ट के लिए प्रिपरेशन की और अनलकीली मेरा उस टेस्ट में नहीं हुआ। तो वहाँ पे एक छोटा सा दूसरा इंस्टीट्यूट था KLIIT JEE के नाम से, उसमें मैंने एडमिशन लिया। और फर्स्ट ईयर में मतलब ये मेरी लापरवाही मान लो या जो है वो थोड़ी गाइडेंस की कमी मान लो, या संगत का असर मान लो, हम 5-7 दोस्त थे स्कूल के, मतलब बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, ठीक है, जो कि करनी चाहिए थी। और ऐसा मान लो कि उस शहर की चकाचौंध में गायब हो गए। लेकिन जो है उस साल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। लास्ट में रिजल्ट ये आया कि भाई लगभग AIEEE हुआ करता था उस समय, उसमें 1 लाख के आसपास रैंक आई, जिससे कुछ नहीं होना था। घर वालों ने वापस घर बुला लिया और बहुत गुस्सा भी थे और बोला कि भाई खेती कर लो या जो है वो यहाँ पे पास में जो एक नॉर्मल कॉलेज है उसमें एडमिशन ले लो, है ना, BSc BA वगैरह कर लो यहाँ से। लेकिन मैंने वहाँ पे 1 साल रह के पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी पढ़ाई की थी उससे ये चीज़ जान ली थी कि यदि मैं मेहनत करूँगा तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। तो कैसे जैसे करके घर वालों को वापस कन्विंस किया। और देखो जनरली जो है वो आदमी ऐसी सिचुएशन में कन्विंस वाया मम्मी करता है, है ना, ठीक है। तो पापा तो बहुत गुस्सा थे, कैसे जैसे करके मम्मी को कन्विंस किया, कहा कि भाई पापा को मनाओ, है ना, अब की बार एक मौका दे देंगे तो डेफिनेटली जो है वो सिलेक्शन। तो पापा ने फिर एक और मौका दिया कैसे जैसे करके। इंस्टीट्यूट वालों से भी रिक्वेस्ट की कि 2 पैसे कम कर दो, तो उन्होंने भी 2 रुपये कम किए और 1 साल रह के वहाँ पे अच्छे से जो है वो मेहनत करके मैंने डेफिनेटली IIT में सिलेक्शन करवाया और फिर IIT खड़गपुर में एडमिशन लिया। IIT खड़गपुर में आपका एडमिशन हुआ और ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। एक्चुअल में उस समय 12th के बाद जो है 2 अटेम्प्ट हुआ करते थे। इनफैक्ट मेरे से पहले तो 12th के बाद इनफाइनाइट अटेम्प्ट हुआ करते थे, मतलब खूब सारे अटेम्प्ट हुआ करते थे। लेकिन 2006 में जो है वो ये नया रूल आया था कि भाई ये लास्ट अटेम्प्ट है, 12th के बाद जो है वो एक्चुअल में एक ही अटेम्प्ट हो गया था। तो ऐसे समझ लो मेरा एकदम लास्ट चांस था। यदि उसके बाद में होता तो डेफिनेटली 12th के बाद 2 चांस नहीं मिलते। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसीलिए कहा जाता है कि सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए बच्चे को कहीं ना कहीं हमें ऐसे माहौल में छोड़ना चाहिए जहाँ पे जाके बच्चा अपने आप को सेल्फ रिलिएंट करके और ऐसी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती है। और जैसा कि सर ने प्रैक्टिकल अपना एग्जांपल बताया है कि वो सब परिस्थितियाँ थी, सब कुछ था, लेकिन वो जो एक नई चकाचौंध की थी, इससे रिलेटेड हम सर से अभी बाद में बात करेंगे कि वो तो आज से 16-17 साल पहले की बात है। आज तो वो से रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है वो अपन इसके ऊपर बाद में थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसमें अपन जो बात कर रहे हैं सर, सबसे इम्पोर्टेंट आपने तो उसको हो सकता है कि 1 ईयर के गैप में बहुत सारा ऐसा दोनों चीज़ें आपने साथ ली, जो कुछ रियलाइज किया उससे वापस आप मूव भी कर पाए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि बच्चा वहाँ से बैक टू पेवेलियन जिस कंडीशन में आना चाहिए वो इतना आगे निकल जाता है कि नहीं आ पाता है। तो यहाँ से आप IIT गए, IIT से आपने अपना BTech कंप्लीट किया, फिर वापस एक तरफ आपके पास दोनों ऑप्शन थे, एक तरफ आपके पास MNCs का जो ऑप्शन था वो था, एक तरफ आपके पास ये नोबल जो प्रोफेशन आपका वर्तमान में है ये भी है।
तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका था, उसमें हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि आपके पहले सबसे पहले ये आइडिया कैसे आया कि हमें भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट स्टेबल करके, और हमें ऐसे हमारे जैसे जो स्टूडेंट रहे हैं, या कोई भी आपका इसके पीछे रीजन या जो आपका विजन है वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखो, ये जो इंस्टीट्यूट का आइडिया है वो, या ये जो विजन था मैट्रिक्स का, वो डेफिनेटली मेरा अकेले का नहीं था। हम लोग, मैं, एक कपिल सिंह ढाका और एक अनिल गोरा, हम लोग तीनों आईआईटी खड़गपुर में साथ थे और इसी रीजन के सब लोग रहने वाले थे। और कभी यहाँ आते थे तो ऐसे देखते थे कि भाई सीकर जो है वो एज ए कोचिंग हब धीरे धीरे फ्लोरिश कर रहा है, तो सबके मन में हल्का फुल्का कभी कभी ऐसा होता था कि चलो हम लोग भी जो है वो यहाँ पे कभी अपना इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करें। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में जो मैट्रिक्स के फाउंडर मेंबर हैं अनिल और कपिल, उन दोनों ने एक्चुअल में, उन दोनों का ही मतलब वो मेरे से 1 साल सीनियर थे, तो उन दोनों का ही जो है वो कैट में सिलेक्शन हो गया था एमबीए के लिए। लेकिन उन्होंने जो है वो उसको छोड़ के, कि भाई हम लोगों का ये ड्रीम था कि हम यहाँ पे जेई में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें, तो सब लोगों ने उन चीज़ों को छोड़ के, मतलब एमबीए आईएम्स को छोड़ना इतनी बड़ी, मतलब इतनी छोटी बात नहीं है, गेट में सिलेक्शन हो गया छोड़ना, और उसको छोड़ के कि भाई हम लोग जो है जाके कोटा पढ़ाते, कुछ अनुभव लेते, और उसके बाद जो है हम लोग सीकर में ऐसा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करेंगे। मीन्स ये आपका जो विजन या आइडिया जो था वो एट द बीटेक के टाइम ही स्टार्ट हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब छुट्टियों के ड्यूरेशन में या आप यहाँ आते थे तो उसी समय चल रहा था। उसके लिए हमने थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ पे कभी छोटा मोटा सर्वे भी किया था नॉर्मल स्कूल्स में घूम के, कि भाई एक्चुअल में जहाँ कैसा सा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, बच्चों को कैसे से फैसिलिटी चाहिए, है ना, क्या यहाँ के सिस्टम्स में कमियाँ हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब मैं पास आउट हुआ तो मैंने भी जो है वो प्लेसमेंट वगैरह सब छोड़ के और सीधा जो है वो कोटा चला गया, और वहाँ पे हम लोगों ने जो है वो 2-3 ईयर्स, मतलब 4-5 ईयर्स जो है वो सब लोगों ने एक्सपीरियंस लिया, जाना कि भाई एक्चुअल में जो है वो कैसे पढ़ाते हैं, कैसे इंस्टीट्यूट चलाते हैं, क्या डिफ़िकल्टीज होती, और वही सब जो हमारे एक्सपीरियंस थे उसको जो है फिर यहाँ पे हमने मैट्रिक्स में इनकॉर्पोरेट किया। इनिशियली जो मैट्रिक्स का विजन था वो ये था कि जितने भी शेखावटी या शेखावटी के आसपास के बच्चे जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो कोटा, दिल्ली या जयपुर मूव करते थे। बिल्कुल। तो जो इनिशियली मैट्रिक्स का विजन था वो यही था कि भाई ये जो बच्चे हैं इनको हम सीकर में ही वैसी क्वालिटी ऑफ टीचिंग और वैसा सा लर्निंग एनवायरनमेंट दे पाए। और उसके लिए मतलब एक्चुअल में जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट थी वो एक अच्छी टीम की थी। तो वो जो टीम थी वो हमारी ऑलरेडी थी, है ना। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, अनिल जो है मैथ्स पढ़ाता है, और कपिल जो है वो आजकल मैनेजमेंट संभालता है, लेकिन पहले फिजिक्स पढ़ाता था। तो ऐसी सी जो है वो एक्चुअल में हमारी टीम ऑलरेडी थी, और बाकी जो हमारे और टीम मेंबर्स जो हमसे जुड़े थे वो भी जो है बहुत कैपेबल और एक्चुअल में जो है वो एक्सपीरियंस थे। दूसरा हमारा जो विजन था, या आप ऐसे कहो कि एक्चुअल में जो हमारी इच्छा थी वो ये थी कि जैसे मैं भी 12th के बाद जो है वो जेईई की प्रिपरेशन करने के लिए कोटा गया था। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअल में 12th के बाद जेईई की प्रिपरेशन करते थे। 12th के साथ यहाँ से जो सिलेक्शंस थे, या 12th के साथ जो है वो, या 10th के बाद बच्चे यहाँ पे प्रिपेयर करने आ जाएं, उन बच्चों की संख्या रिलेटिवली थोड़ी कम थी। बिल्कुल। तो एक दूसरा हमारा विजन था कि भाई यहाँ से 12th के साथ जो है वो सिलेक्शन हो, बच्चे जो है वो 10th के बाद ही जेईई की प्रिपरेशन करें, ताकि वो एक्चुअल में यहाँ पे जो गाँव से आने वाले, नॉर्मल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे हैं वो सिटी के बच्चों के साथ कम्पीट कर पाए। अब हम यदि इसमें कुछ चैलेंजेस की बात करें तो एक्चुअल में चैलेंजेस भी यही थे कि कैसे जैसे करके उन बच्चों को यहाँ रोका जाए जो बच्चे कोटा, दिल्ली या जयपुर मूव करते हैं। तो देखो वो हमारे कहने से तो रुकने वाले थे नहीं कि भाई हम कह दें और वो रुक जाएं। बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही जो है हम कह दें कि भाई 11th से आप प्रिपेयर कर लो, और वो हमारे कहने से 11th से प्रिपेयर करने लग जाएं। तो एक्चुअल में ये जो दोनों ही चैलेंजेस थे, इनको ओवरकम करने का एक ही तरीका था कि हम मेहनत करके कुछ ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस करें जिससे कि लोग अपने आप कन्विंस हो जाएं ऐसा करने के लिए।
तो डेफिनेटली जो हमारी टीम है उसकी मेहनत सेकेंड ईयर ही रंग लाई, और सेकेंड ईयर में ही हमने जो है वो अंडर 500 जनरल कैटेगरी में 12th के साथ 2 रैंक दी। एक बच्चा प्रियांशु मील जिसने आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर लिया है अभी, और अभी वो बहुत ही मतलब बढ़िया इन्वेस्टमेंट बैंक है गोल्डमैन सैक्स, उसमें जो है उसकी जॉब लगी हुई है। वो आईआईटी बॉम्बे में भी अपने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में अपने टॉप 5-6 स्टूडेंट्स में था। और एक बच्चा हिमांशु रेवाड़ जिसकी जो है वो जनरल कैटेगरी में 353 रैंक थी, वो भी आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में बीटेक उसने कंप्लीट कर लिया। तो ये जो 2 रैंक हमने 12th के साथ हमने हमारे पहले फाउंडेशन बैच से दी, उससे जो है वो धीरे धीरे एक्चुअल में जो है वो मोमेंटम बना, लोगों का फेथ आया। और मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में इस साल जो हमारा अभी जेईई मेन का जो रिजल्ट है उसमें हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स में से 9 जो स्टूडेंट्स हैं वो विद 12th है। तो एक्चुअल में ये जो दोनों ही चीज़ें कि एक कोटा जयपुर और दिल्ली जाने वाले बच्चों का फ्लो रुक जाए और एक 12th के साथ जो है वो सिलेक्शंस का जो रेशियो है वो बढ़ जाए, ये दोनों ही चीज़ जो है वो हमने लास्ट 4 to 5 ईयर्स में बहुत अच्छे से अचीव की है। और अब जो है वो रेयरली मुझे तो ऐसा लगता है कि एटलीस्ट शेखावटी रीजन से कोई बच्चा जेईई की प्रिपरेशन के लिए कोटा या दिल्ली जैसी जगहों पे जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द जो हरियाणा है या गुड़गांव साइड के बच्चे हैं, वो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सीख कर आकर जेईई की प्रिपरेशन के लिए मैट्रिक्स को चूज़ करते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि टाइम के साथ आपके विजन भी चेंज हो जाते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट विजन है वो ये है कि एक्चुअल में जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं वो बहुत हो रहे हैं सीकर से, डेफिनेटली जो है वो 12th के साथ भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। एक जो नया विजन है जो हमारे मन में है वो ये कि अभी भी एक्चुअल में टॉप 10 या टॉप 100 में जो रैंक्स हैं वो नहीं आ पा रही हैं। तो उसके लिए एक्चुअल में बहुत शुरू से आपको या बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है, जो कि नॉर्मली सिटीज़ में लोग करते भी हैं 8, 9, 10 से। तो उसी के लिए जो है वो लास्ट ईयर हमने एक मैट्रिक्स हाई स्कूल के नाम से स्कूल लॉन्च किया है, जिसमें कि हम लोग बच्चों को जहाँ वो 6, 7, 8, 9 से ही जो है वो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करवा देंगे और उनको इतना कॉम्पिटिटिव बना देंगे 11th 12th में आते आते कि मुझे ये आशा है कि एक्चुअल में आफ्टर 2-3 ईयर्स हम लोग जो है वो इस विजन को भी रियलिटी में कन्वर्ट अंडर 100 जो है ना, अंडर 100 या टॉप 10 में जो रैंक्स हैं वो भी सीकर से जो है वो प्रोड्यूस मैट्रिक्स कर सकता है। तो एक सर उस समय जो सबसे बड़ी साइज जो चैलेंजेस में से कहीं ना कहीं पूछना जरूरी बन जाता है, आप जो मेन कोर टीम थी वो एक तरफ टीचिंग का काम था क्योंकि मेन फैकल्टी में उस समय आप ही थे, और उस समय जैसे आप फर्स्ट या सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं या जैसे फर्स्ट आपका रिजल्ट रहा, फाउंडेशन का जो रिजल्ट रहा, तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो भी सडनली ग्रोथ हुई और टीचिंग का भार भी मेन जो था वो आपके ऊपर ही था। तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपने कैसे उसको मैनेज किया? देखो एक्चुअल में जो फर्स्ट ईयर में हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं थे। फर्स्ट ईयर में जब हमने स्टार्ट किया था तब जो अराउंड 400 के अराउंड हमारे पास स्टूडेंट थे, लेकिन जो हमारी टीम है वो बहुत ही यंग और हार्ड वर्किंग है। तो एक्चुअल में फर्स्ट ईयर के जो हार्ड वर्क है स्टूडेंट्स के साथ हमारा जो डेडिकेशन है उसका रिजल्ट ये था कि नेक्स्ट ईयर जो है वो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा होगी, मतलब 1000 के आसपास बच्चे पहुंच गए। जैसा आप कह रहे हो कि टीचिंग का भार, इनफेक्ट जो है वो शुरू में तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हम टीम मेंबर्स थे, हम ही टीचर थे, हम ही अकाउंटेंट थे, हम ही जो है वो एक्चुअल में ऐसे मान लो कि कई बार तो ऑपरेटर भी थे, है ना, खुद से ही जो है वो सीट वगैरह बनाते थे, और हम ही जो है वो एक्चुअल में हमारी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग पीपल भी थे, है ना। कई बार ऐसा होता था कि दिन में पढ़ाते थे, शाम के टाइम पे जो है मार्केटिंग के लिए निकल जाते थे और रात को जो है लेट तक 12-1 बजे तक 2 बजे तक आते थे और फिर सुबह वापस 7 बजे से वही क्लासेस लेना स्टार्ट करते थे। और हम ही जो है एक्चुअल में काउंसलर थे। लेकिन वही है कि भाई एक पौधे को एक वटवृक्ष का रूप देने के लिए आपको शुरू में उसकी बहुत केयर भी करनी पड़ती है और बहुत हार्डवर्क भी करना पड़ता है। तो वो जो हार्डवर्क है वो हमारी टीम ने
मैंने सब लोगों ने मिलकर किया और उसी का रिजल्ट है कि आज सीकर में जब भी ऐसी बात आती है कि भाई आईआईटी के लिए किस इंस्टीट्यूट को चुने, तो डेफिनेटली सब लोगों के दिमाग में एक ही नाम आता है, दैट इज मैट्रिक्स। बिल्कुल सर, ये हार्डवर्क का वटवर्क्स का रूप तो आज हम देख ही रहे हैं। इसका विस्तार चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो, रिजल्ट प्रोड्यूस की बात हो रही है, वो किसी परिचय का मोहताज मैट्रिक्स नहीं रहा है। तो इसमें सर अब कुछ जो हमारे क्वेश्चन वो स्टूडेंट से रिलेटेड ये बन जाते हैं कि एक स्टूडेंट जो गाँव से शहर की ओर मूव कर रहा है, जो चकाचौंध की बात आती है और +1 में आ रहा है या जैसे +2 के बाद के कुछ सपने हैं वो लेके आ रहा है, तो उसमें इनिशियल टाइम में स्टूडेंट को मैनेज करना दोनों टाइप से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक तरफ तो वो स्कूलिंग का जो डिसिप्लिन माहौल था उसमें से निकल के एक इंडिपेंडेंट माहौल में आ रहा है और काफ़ी एक साथ उसका स्टडी का प्रेशर भी उसको स्कूलिंग से कंपेयर करें तो काफ़ी रहेगा। तो आपके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट जो इनिशियल टाइम में मूव करता है तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम्स उसको आती है, जब 40-50 बच्चों की क्लास में से निकल के 200-250 की क्लास में बच्चा बैठता है और वहाँ का वो, चलो टॉपर्स की अपन बात कर लेते हैं कि वो फ्रंट बेंच पे बैठने वाला था, क्वेश्चन भी पुटअप कर पा रहा था, आज वो 400 की क्लास में या 250 बच्चों की क्लास में ऐसा कहीं ना कहीं उसका मनोबल ऐसा रहता ही है, कुछ कैसे भी गांव के हिसाब से मानो। तो इनिशियल टाइम में उसको कैसी प्रॉब्लम आती है और उनके लिए वो क्या कर सकता है? देखो, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं कि जो 10th से 11th में बच्चा आता है उसकी क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है वो यहाँ पे 100 के आसपास रहती है, उससे ज़्यादा नहीं रहती। दूसरा, देखो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर बच्चे जो प्रिपरेशन करने आते हैं वो ऐसे होते हैं जो अपनी स्कूल के या अपने रीजन के टॉपर होते हैं। बिल्कुल, मतलब वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा किया होता है, लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो एक्चुअल में जो कंपटीशन का लेवल है वो डिफरेंट होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। जैसा अभी मैंने बताया था, मैं अपनी स्कूल का टॉपर था, है ना, और उस समय जब बंसल क्लासेस का मैंने टेस्ट दिया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा तो हो ही जाएगा। बिल्कुल, लेकिन एक्चुअल में जहाँ मैंने टेस्ट दिया मेरा नहीं हुआ। मतलब ऐसा समझ लो कि आईआईटी में एडमिशन तो दूर, आईआईटी की प्रिपरेशन करवाने वाले एक इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। बिल्कुल, है ना, जबकि उस समय आज से 15-16 साल पहले 88% काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। मतलब ऑलमोस्ट आप मेरिट के करीब मान लो, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो लेकिन मेरे मन में ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे, हो सकता है अपनी पहले का जो फाउंडेशन है वो वीक रहा होगा, है ना। तो जो स्टूडेंट्स 11th में किसी भी कोचिंग में आते हैं, 11th में जो है प्रिपरेशन करने आते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो उन्होंने 10th तक पढ़ाई की वो बहुत डिफरेंट होती है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई करेगा वो डिफरेंट होती है। तो और दूसरा ये भी है कि उसको ये समझना चाहिए कि पहले वो जिन बच्चों के साथ compete कर रहा था वहाँ पे 70% वाले स्टूडेंट भी थे, 60% वाले भी थे, 80% वाले भी थे, 85 वाले भी थे। लेकिन अब वो जिन स्टूडेंट्स के साथ compete कर रहा है वो लगभग सभी जो है वो 85-90% वाले उनके साथ कर रहा है। तो अब उनमें जो है वो एक्चुअल में अच्छा करना अलग बात होगी। जैसे मान लो जो बच्चा आईआईटी में जाता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आईआईटी में जाके भी एक बच्चा कहीं ना कहीं लास्ट रैंक लाता है। भाई जैसे मान लो एक बहुत सारे बच्चे हैं जो आईआईटी खड़गपुर चले गए, अब आईआईटी खड़गपुर में भी जाके वो परफॉर्म करेंगे तो उनमें से एक बच्चा ऐसा भी होगा जो आईआईटी में गया है लेकिन उस आईआईटी में उसकी लास्ट रैंक होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो जो बच्चे हैं उनके लिए एक ही मैसेज है कि अपनी एबिलिटीज़ में हमेशा फेथ रखें और ऐसा समझें कि कंपटीशन का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। उसके लिए अपने को यदि ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़े तो ज़्यादा हार्ड वर्क करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद यदि ऐसा हो, भाई कोई 90% का बच्चा है जिसकी यहाँ पे आने के बाद भी ऐसा होगा कि उसकी लास्ट रैंक आएगी या ख़राब रैंक आएगी या उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी, तो उसको जहाँ वो अपना फेथ कम नहीं करना चाहिए अपनी कैपेबिलिटीज़ में, उसको हार्ड वर्क थोड़ा और ज़्यादा करना चाहिए। और दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि देखो 10th पास जो बच्चा होता है वो एक्चुअल में इतना मेच्योर नहीं होता, उसका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो है प्रॉपर उसकी 7 डेज से 15 डेज से काउंसलिंग कराते हैं। अब हम तो जो है वो डेफिनेटली उसको मोटिवेट भी करते हैं, उसकी काउंसलिंग भी करवाते हैं, उसको समझाते भी हैं, उसको बताते भी हैं कि देखो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इनिशियली स्ट्रगल करते हैं, लेकिन यदि वो कंटिन्यूसली वही कछुए की गति से चलते रहे तो कभी ना कभी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और
यदि उनका फाइनली जेई में सिलेक्शन नहीं भी हो ना, तो भी एक्चुअल में वो 2 साल यहाँ पे रहेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, कंटिन्यूस मेहनत करेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं मेहनत करना, तो डेफिनेटली जो है वो एक्चुअल में ये जो 2 साल की मेहनत है उनको लाइफ में कभी ना कभी बहुत काम आएगी। चाहे वो नॉर्मल आईआईटी में उनका सिलेक्शन नहीं हो, एनआईटी में नहीं हो, और नॉर्मल वो उसके बाद बीएससी भी करें, तो भी जो है वो एक्चुअल में आगे की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन में ये जो 11th-12th की हमारी जो जेई की प्रिपरेशन है वो बहुत हेल्प करती है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा पेरेंट्स को भी हल्का सा हमेशा जो है वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ कोचिंग के भरोसे ही छोड़ दें। थोड़ा सा बीच बीच में बच्चे को टटोल लेना चाहिए, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहिए कि कोई बात नहीं, यदि तुम खराब कर रहे हो तो भी जो है वो कोई बात नहीं, तुम मेहनत करो, किसी ना किसी दिन डेफिनेटली जो है वो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, ये एक सर पॉइंट जो आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ कॉन्फिडेंस ल्यूज की बात हो रही है तो कोचिंग स्टडी मटेरियल या उनके अलावा मोटिवेशनल हैं, उनकी करियर गाइडलाइन है वो भी करते हैं, लेकिन पेरेंट्स की ओर से भी जो थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में अपन बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर जो प्रेशर है, क्योंकि एक तरफ तो जैसे आपने अपना बताया फाइनेंशियल का उनका रहता है कि तेरे इतने रुपए हमने लगा दिए या जो लग रहे हैं, तो एक तरफ वो, और फिर उसका जब उनके पास जब इसका रिजल्ट पहुंचता है पेरेंट्स के पास, तो वो एक तरफ उधर से परेशान है, एक तरफ बच्चे का आउटपुट भी नहीं आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी थोड़ा सा कुछ होता है कि बच्चे को डिमोरलाइज करता है। बच्चा अपनी ओर से जैसा भी पोटेंशियल है, जैसा आपने बताया, हो सकता है आपने एक्सेप्ट किया कि मेरा पहले से बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर रहा होगा, मैं और मेहनत करूंगा, तो वो ऐसा करना चाह रहा है, लेकिन उसके साथ क्योंकि जो एग्जाम है जेईई की वो तो अपना सिलेबस उसी को फॉलो करवाएगी, तो वो हमें कहीं ना कहीं मूव करता है, तो उसमें पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं पेशेंस की शायद आवश्यकता है। बिल्कुल, देखो मैं आपको इसमें मेरा ही अनुभव बता दूं कि जब सेकेंड ईयर में मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब बहुत प्रेशर था, मतलब ऐसा था कि इस बार नहीं होगा ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, मतलब जो पैसा इधर उधर से लिया है उसको भी कैसे जो है वो लोगों को चुका पाएंगे, है ना। इनफैक्ट जो नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर। बिल्कुल, तो मतलब पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं कि मेरे को आज भी याद है वो सीन कि मैं जेईई का एग्ज़ाम देने जा रहा था, मेरा सेंटर था जयपुर में, विद्याश्रम स्कूल है दैनिक भास्कर कार्यालय के सामने। तो मतलब मैंने पापा के पाँव छुए कि भाई मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तो पापा ने एक ही बात कही कि चिंता मत करना ना, नहीं भी होगा ना तो भी देख लेंगे, कुछ कर लेंगे। मतलब वो जो 2-4 वर्ड्स थे उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट किया और एक्चुअल में जो है वो इतना रिलैक्स फील किया कि एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा गया। बिल्कुल, तो कई बार पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को मतलब बार बार ऐसे कि भी तेरी रैंक कम आई, तेरी परफॉर्मेंस कम हो रही है, क्या चल रहा है, तू पढ़ नहीं रहा है, इसकी बजाय एक्चुअल में ज़्यादा से ज़्यादा उसको मोटिवेट करें, उसकी पीठ थपथपाएं, है ना, उसको थोड़ा सा जो है वो ऐसे बनाएं कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है। बिल्कुल, यदि इसमें कुछ नहीं होगा ना तो भी जो है वो लाइफ में मेहनत करके बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। तो ऐसा सा यदि पेरेंट्स बच्चे के साथ अपना कन्वर्सेशन रखें तो कई बार ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है कि बच्चा ज़्यादा आउटपुट दे सकता है रादर देन कि कंटिन्यूसली उसको जो है वो बार बार कि तुम्हारी रैंक कम आई, तुम्हारी रैंक अब की बार तो ये आई, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को बच्चों पे इतना प्रेशर नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल सर, उसमें एक जो बच्चे के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो एक क्वेश्चन आता है सबसे इम्पोर्टेंट, कहीं ना कहीं तो ये होता है कि उसकी क्लासरूम में अटेंशन या उसको साथ साथ में कवर अप नहीं कर पाया होगा, कुछ ऐसे रीजन रहे होंगे, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक तरफ ये होता है कि बच्चे का जो करंट सिलेबस चल रहा है उसको बच्चा गेन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, और इसी समय शेड्यूल हमारा ये रहता है कि पीछे का अपन रिवाइज के अकॉर्डिंग एक संडे का ऐसा कुछ शेड्यूल आ जाता है बच्चे के पास कि आपका मेजर टेस्ट ही ऐसा कुछ हो जाता है जिसमें पीछे के कुछ टॉपिक्स भी इंक्लूड होंगे, तो उस समय बच्चा ये कंडीशन में रह जाता है कि करंट सिलेबस को फोकस करें या पीछे के सिलेबस को भी रिवाइज करें, इतना उसके हो नहीं पा रहा है क्योंकि उसको स्टडी मटेरियल इतना मिल जाता है कि उससे करंट वाला भी कवर नहीं हो पा रहा है। ऑब्वियसली उसकी कंडीशन, ऐसी कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए? देखो कई बार बच्चे ऐसा होता है कि भाई एक बार बीच में जो है वो किसी भी कारण से कोई ब्रेक लग जाता है। जैसे मान लो बच्चा जो है वो इनिशियली जब आता है तब बहुत हाई जोश रहता है उसमें, मतलब बहुत उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा करूँगा, पढ़ूंगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद में कई बार जो है बच्चे ट्रैक से हट जाते हैं और ऐसा हो जाता है कि 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए उनका जो सिलेबस चल रहा है क्लासरूम में उस पर ध्यान नहीं रहता, तो वो पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल,
फिर एक लूप सा बन जाता है कि यदि मान लो उन्होंने पिछले 1 महीने का नहीं पढ़ा तो अब जब वो क्लास जाएंगे तो उनको जो करंट में पढ़ाया जाएगा वो समझ में नहीं आएगा, वो समझ में नहीं आएगा तो उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो फिर जो है वो उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर बीच में जो है कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होगा, इंस्टीट्यूट में मान लो कोई मोटिवेशनल सेमिनार है, टीचर ने जो है वो क्लास में मान लो कुछ मोटिवेशन किया हो, या जो है वो हमारी जो एक रेगुलर काउंसलिंग होती है स्टूडेंट्स की 1-to-1 वो हुई हो, तो उससे कई बार बच्चे को ऐसा लगता है कि चलो अब करते हैं। लेकिन जैसे ही वो करने को बैठता है, एक्चुअल में जो है वो पीछे का जो उसने 2 महीने से नहीं किया उसके कारण उसको बहुत दिक्कत आती है, और फिर उससे चीज़ें नहीं होती तो फिर वो वापस छोड़ देता है। तो ऐसे केस में देखो कोशिश करनी चाहिए कि जो उसका करंट में चल रहा है, जो पीछे छूट गया वो छूट गया है ना, अब उसको वो नहीं कर सकता पूरा, उसको कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी ये होनी चाहिए कि जो करंट में उसका सिलेबस चल रहा है, करंट में जो टॉपिक्स उसको पढ़ाए जा रहे हैं उनको क्लास में अच्छे से समझे, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से सोल्व करे, और उसके बाद रोज़ाना जो है वो एक टाइम टेबल बना के कि भाई देखो ये मेरे जो है वो कुछ 5 to 6 टॉपिक्स या 10 टॉपिक्स हैं जो कि रह गए थे, जिन पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, उनकी एक लिस्ट बना ले और एक टारगेट बना ले कि अगले 1 वीक में जो है इनमें से मैं ये एक टॉपिक है जिसको कवर करने की कोशिश करूँ। और उनमें से भी ऐसे सोच सकता है कि जो एकदम इसेंशियल है कि जिनको पढ़े बिना आगे वाले नहीं आ पाए, पहले उनको कवर करने की कोशिश कर ले, और फिर जब कभी बीच में छुट्टियां हो, कभी कोई टाइम मिले, मौका मिले, तब जो है वो उन टॉपिक्स को वो कवर करने की कोशिश करे, रादर देन कि भाई पीछे जो हो गया है उस फेलियर को जो है वो बार बार कंसिडर करके अपने आप को डीमोटिवेट करे। इसकी बजाय जो है वो करंट में जो आ रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की या समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। एक स्टूडेंट सर आपके पास इस फॉर्म में पहुंचता है कि सर एनी हाउ आई वांट सिलेक्शन, और सभी मोस्टली इसी थीम पे आते हैं, और पेरेंट्स की भी यही थीम रहती है। तो इस थीम से जैसे अभी जस्ट ही बताया कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बच्चा मोस्टली जो, और ये क्वेश्चन इसलिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि प्रेजेंट टाइम में अपन थोड़ा सा जो परसेंटेज रेशियो निकालते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, वो काफ़ी लो है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि हर बच्चा चाहता हो कि मुझे आईआईटी में जाना हो, लेकिन वो उसके लिए केपेबल नहीं है, या बहुत सारे फैक्टर्स और हो सकते हैं। लेकिन आप इसमें सबसे मेन जो डिस्ट्रैक्शंस है वो क्या मानते हैं? देखो जो सबसे मेन डिस्ट्रैक्शन है वो तो उस बच्चे का एक्चुअल में जो है वो सेल्फ मोटिवेशन ही है। बिल्कुल। और जिस बच्चे में सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता, मैं तो कई बार जो है वो बच्चों को क्लास में कहता हूँ कि देखो बच्चा 2 ही रीज़न से पढ़ाई करता है, या तो उसको एक्चुअल में पढ़ाई के लिए मोह है ना, मतलब अफेक्शन हो, या जो है वो किसी ना किसी चीज़ का उसको भय, ठीक है। अब वो भय जो है वो फियर जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि उसको फियर अपने कैरियर का हो कि भाई देखो मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा कैरियर जो है वो ख़राब हो जाएगा, या जो है वो कई बार कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो फियर जो है वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर रहता है कि भाई देखो घर वालों ने बहुत पैसा लगा के यहाँ भेजा है ना, एक्चुअल में यदि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग नहीं मेहनत करेंगे तो भाई जो पारिवारिक स्थिति है वो और ख़राब हो जाएगी। और कई बार वो जो फियर है वो एक्चुअल में हो सकता है कि टीचर का भी, कि भाई वो टीचर की रेस्पेक्ट करता हो और ऐसा सोचता हो कि भाई टीचर को पता चले कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो देखो उनको बहुत बुरा लगेगा। कई बार वो फियर जो है वो अपने माता पिता का भी हो सकता है, ठीक है। और मोह जो अफेक्शन है वो कई बार इस चीज़ के लिए हो सकता है कि भाई मैं पढ़ाई करूँगा तो डेफिनेटली जो है वो मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी, मेरा कैरियर बहुत अच्छा होगा। तो जो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, मतलब इंस्टीट्यूट को या पेरेंट्स को, कि उनको किसी ना किसी चीज़ का या तो फियर हो या जो है वो किसी ना किसी चीज़ का अफेक्शन हो। कई बार पेरेंट्स बच्चे के लिए टारगेट भी सेट करते हैं कि बेटा जहाँ ऐसा तो कर लेगा, ऐसे परसेंटेज ले जाएगा, तेरे को मोबाइल दिला देंगे, तेरे को मोटरसाइकिल दिला देंगे। तो जो डिस्ट्रैक्शंस है वो एक्चुअल में सबसे इम्पोर्टेंट जो अपन बात कर रहे थे कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो ये कि सेल्फ मोटिवेशन ना हो, तो उस केस में किसी ना किसी तरीके से वो मोटिवेशन क्रिएट किया जाए।
और दूसरा जो डिस्ट्रैक्शन है जो आजकल नॉर्मल है वो ये कि भाई आप मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप इनसे दूर रहें। हालांकि अभी जो सिचुएशन है उसमें जहाँ वो ऐसा है कि है ना, वो कंपलसरी हो गया, उससे आप दूर नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी जो है वो आप ऐसा सा कुछ उपाय कर सकते हो। जब भी जो मैं आपको बता दूं, अभी जैसे मैट्रिक्स ने एक मैट्रिक्स टैब नाम से एक टैबलेट लॉन्च किया था, जिसमें कि हमने कुछ ऐसा किया है कि सैमसंग के साथ टाई अप करके कि हमारा जो वेबसाइट है, हमारे लेक्चर्स हैं, हमारी जो ऐप है, उसके अलावा उस पर कुछ नहीं खुल सकता। तो बच्चा जो है वो एक्चुअल में उसको यूज़ करता है, उस पर पढ़ाई करता है, तो चाह के भी वो एक्चुअल में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और जैसे ही वो 1 साल 2 साल पढ़ाई कर ले, उसके बाद जो है वो टैब अनलॉक हो जाता है। आप उसको अनलॉक करके जो नॉर्मल उसका यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल। तो मेन जो डिस्ट्रैक्शन वाले जो पॉइंट्स हैं उनमें ये है कि भाई थोड़ा सा जो है किसी ना किसी तरीके से सेल्फ मोटिवेशन हो बच्चे में, और वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं हो तो आप क्रिएट करो। और दूसरा जो है उस बच्चे को जो है मोबाइल या इंटरनेट या लैपटॉप इन सब चीज़ों से आप दूर रख सकें। तो ऐसे सर जो आपने कुछ बताया उसमें से 1-2 कुछ ऐसी स्टोरी स्टूडेंट्स की हम ऐसी जानना चाहेंगे जो या तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हुए हो, या जिनका पहले से कहीं ना कहीं कुछ कम अप एंड डाउन चल रहा हो, या फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो जो बाकी सब के लिए एक इंस्पिरेशन का काम कर सके। आपके यहाँ तो वैसे तो हर एक स्टूडेंट की अपनी एक कहानी होती है, कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत अच्छी कहानी होती है, तो कुछ 1-2 स्टोरीज हम आपसे जानना चाहेंगे आपके ऐसे किसी स्टूडेंट्स के बारे में। देखो एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका कि जो फैमिली बैकग्राउंड है, या आप ऐसे मान लो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपनी लगन और अपनी मेहनत के बलबूते मतलब बहुत अच्छा कर जाते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ 2-4 एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एक हमारे सेकेंड ईयर के बैच में बच्चा था, 12th पास करके आया था, परवीन नाम का, परवीन सारन। वो जो बच्चा है वो 12th में 89% थे उसके, नॉर्मल परसेंटेज हैं आज के ज़माने में। बिल्कुल। उसके पापा जो हैं वो ट्रक चलाते हैं, और उसका गांव जो है वो लक्ष्मणगढ़ तहसील में ही एक मेरन छोटा सा गांव है, और वो इतने सक्षम भी नहीं है कि उस बच्चे को पढ़ा सकें। उसकी जो सिस्टर हैं वो यहाँ SK में नर्स हैं, तो उन्होंने ही अपने पास रख के उस बच्चे को पढ़ाया। उस बच्चे ने जो है वो यहाँ से JEE क्वालिफाई किया, IIT बॉम्बे वो गया, और अभी उसका प्लेसमेंट हुआ है एक PwC नाम की कंपनी है, प्राइस वाटर कुकर हाउस है ना, USA की। उसमें जो है वो 18 lakhs के पैकेज पे जो है उसका सिलेक्शन हुआ है। अभी कोरोना के कारण जो है उसकी ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन वो डिले हो गई, वो जनवरी में। लेकिन उससे पहले जो है उसको एक दूसरी कंपनी है एक्चुअल में, प्राइवेट इक्विटी फर्म, उससे जो है वो अगेन 18 लाख का ऑफर आ गया, तो उसने जो है वो ज्वाइन कर लिया। तो आई थिंक ऐसे बच्चे के लिए ऐसा जो मुकाम है वो खूब बहुत ही मतलब बढ़िया हो गया। बिल्कुल। लेकिन बस उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि वो बहुत ही मतलब साई सा बच्चा था, बहुत नॉर्मल सा स्टूडेंट था। बस ये था कि वो बहुत हार्ड वर्किंग था, उसको जो आप दे दो वो जो है बहुत अच्छे से कर लेता था। उसका JEE मेन का एग्ज़ाम उतना अच्छा हुआ नहीं था, तो मेरे को आज भी याद है, वो एक्चुअल में किसी तरीके से मेरे रिश्तेदार भी हैं, तो उनकी सिस्टर मतलब उस बच्चे की सिस्टर ने मुझे कहा कि नरेंद्र एक बार आओ, थोड़ा जो है इससे बात करो। तो मैंने उसके कमरे में जाके उसको बताया, मैंने उसको मेरे बारे में अच्छे से बताया कि देखो कॉन्फिडेंस लूज़ करने की ज़रूरत नहीं। तो डेफिनेटली जो है उसने एक्चुअल में जो है JEE मेन और JEE एडवांस के बीच में और भी अच्छी मेहनत करके कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देके IIT बॉम्बे में मेटलर्जी उसका ब्रांच था। इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे नॉर्मली IIT वाले फील्ड में लड़के ही ज़्यादा जाते हैं। ग्रामीण परिवेश से कोई लड़की जो है वो इस टेक्निकल एजुकेशन में चला जाए, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ के आसपास वाले रीजन में बहुत कम, बिल्कुल कम है। तो इनमें ही एक एग्जांपल मैं आपको, एक सालासर के पास छोटा सा गांव है बुढ़ावड़ी, वहाँ की एक बच्ची है मनीषा, है ना। तो वो बच्ची हमारे पास अगेन उस परवीन वाले बैच में ही थी,
वो बच्ची का मतलब अनलकीली आईआईटी में नहीं हुआ था, लेकिन उसने डीटीयू से बीटेक किया और अभी अगेन उसका भी प्लेसमेंट हो गया है। उसका भी सैमसंग और पेटीएम दोनों में ही प्लेसमेंट हुआ है 15 लाख के पैकेज पे। सैमसंग की उसकी भी ज्वाइनिंग जो जनवरी में होनी है ड्यू टू कोरोना, लेकिन फॉर द टाइम बिंग उसने पेटीएम ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल। इसके अलावा एक हमारे फर्स्ट बैच का बच्चा है मुकेश कुमार योगी। वो जो बच्चा है उससे मेरी अभी भी बहुत बार बात होती रहती है। वो कई बार जो है वो ऐसे एडमिशन्स भी भेजता है कि सर इसका आपको देखना पड़ेगा, है ना, ये पे करने में सक्षम नहीं है, बच्चा बहुत अच्छा है। तो वो जो बच्चा है उसको जब हम लोग लेने गए थे, हमारी जो टीम है वो लेने गई थी, तो उसके पापा मतलब क्विक होते हैं, है ना। बिल्कुल। तो वो बच्चा भी जो है वो असिस्ट कर रहा था। 12th की एग्ज़ाम हो गई थी, उसको पता भी नहीं था कि अपने को क्या करना है, लेकिन हमें पता चला कि एक अच्छा बच्चा है उस स्कूल में। तो हमारा फर्स्ट ईयर था, हम लोग जो है कि भाई अच्छे बच्चे हमसे जुड़े तो हम अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएँ। तो उसके घर गए, उससे बात की कि भाई जो भी खर्चा होगा सब कुछ हम देख लेंगे, आप तो बच्चे को भेजो। उसने भी अच्छे से मेहनत की और NIT त्रिची से उसने बीटेक किया और अभी वो फोर्ड मोटर्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब बहुत सारी कहानियाँ हैं। अभी जैसे मैंने आपको हमारे जो फर्स्ट फाउंडेशन बैच के रिजल्ट के बारे में बताया था, उसमें जो हमारा टॉपर बच्चा था प्रियांशु मील, वो भी यहाँ सीकर का रहने वाला है। उसके पापा जो है वो जलदाय विभाग में हैं, मम्मी टीचर हैं। उसने भी जो है वो एक्चुअल में वहाँ पे IIT बॉम्बे में भी जाके भी जो है वो अपने टॉप 3-4 स्टूडेंट्स में जगह बनाई। और एक सीकर जैसे छोटे से टाउन से गया हुआ बच्चा, नॉर्मल यहाँ 10th तक केंद्रीय विद्यालय में वो पढ़ता था, उस बच्चे के लिए एक्चुअल में जो है ऑल इंडिया लेवल पे टॉप, और वो भी टॉप IIT में, उसमें भी कंप्यूटर साइंस में, उसमें भी टॉप 5 बच्चों में जगह बनाना बहुत ही मतलब आप ऐसे बोल सकते हो रिमार्केबल है। और उसके बाद अभी भी उसका भी जो है वो प्लेसमेंट हुआ है गोल्डमैन सैक्स में, जो कि एक बहुत ही आप ऐसे मान सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्चुअल में इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं थे, बहुत ही नॉर्मल सा उनका बैकग्राउंड है, लेकिन उन्होंने जो यहाँ पे आके जो हार्डवर्क किया, जो मेहनत की, उसके बलबूते जो है उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। और अभी तो क्या है कि मैं आपको ये जो अचीवमेंट है, मतलब मैट्रिक्स को स्टार्ट हुए आज ये 7th ईयर है, 6 साल ही हुए हैं। तो मतलब मेनली जो हमारे जो बच्चे IIT से पास आउट हुए हैं वो 1 या 2 बैच के ही, और वो इनिशियली जो 1-2 बैच हमारे थे, डेफिनेटली कम स्ट्रेंथ थी तो बहुत छोटे बैच थे। तो ये तो उन छोटे छोटे बैच से कुछ बच्चों की कहानियाँ मैंने बताई, और एक्चुअल में आप 2 या 3 साल बाद में ये कहानियाँ मुझसे पूछोगे तो एक्चुअल में इन कहानियों का कोई एंड नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही आपका ये कहना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक क्वेश्चन कहें या आशा कहें या उम्मीद की किरण कहें, जैसे उस बच्चे की आपके जो एग्जांपल दिया कि टीम गई घर पे, वो कुएं में अपने फादर की हेल्प कर रहा था, तो वहाँ तक उस समय हो सकता है जैसे आपने कहा कि हमें वो उस टाइप के बच्चे चाहिए थे जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके, पोटेंशियल अपने आप में रखता हो। तो उस बच्चे को आज आपकी टीम के या इस प्लेटफॉर्म की वजह से इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से वहाँ तक पहुँचा दिया। थोड़ी सी कुछ यहाँ आते आते एक ऐसा सिनेरियो भी तैयार हो जाता है कि आज आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम नहीं है, और वो स्टूडेंट्स भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कमी नहीं है कि आपके पास अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले बच्चे भी हैं, क्योंकि वो आपके पास नीचे से तैयार होकर बच्चे आ रहे हैं। तो आप ऐसी कोई कंडीशन अपने सामने नहीं बन रही है कि हम वेल इस्टेब्लिश हैं, सब कुछ है, रिजल्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, तो फिर सर ऐसे बच्चों के लिए कोई उम्मीद की किरण बची है जो बिल्कुल अंडर प्रिविलेज हो, पोटेंशियल अपना रखता हो, और वो भी एक ड्रीम ये देखता हो, जैसे मान लो कि उस बच्चे का पड़ोसी भी हो कि उसको मैट्रिक्स ने आज वहाँ पहुँचाया है, और उस समय मैट्रिक्स की टीम हो सकता है वहाँ पहुँची, या जो भी सिनेरियो रहा, और उस बच्चे ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया। ऐसा ही सिमिलर कोई बच्चा अंडर प्रिविलेज हो और उसके सपने कुछ बड़े हो और उस खेत में से वो सपने देखना चाहे, तो ऐसे रियल में अंडर प्रिविलेज जो हैं तो वो मैट्रिक्स से कितनी उम्मीद रख सकते हैं? देखो सर, सबसे पहले तो आप जो कह रहे हो कि अभी जो है वो मैट्रिक्स के पास बहुत सारे बच्चे भी हैं, तो इसमें जो है मैं जो भी मतलब इस रीजन के आसपास के जो अभिभावक हैं, है ना,
उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है हमारी टीम पे भरोसा किया, और साथ साथ में जो हमारी टीम की मेहनत है उसी का ये परिणाम है कि भाई आज जो है वो एक्चुअल में अपने पास जो है सफिशिएंट स्टूडेंट्स हैं। रही बात जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको मैट्रिक्स क्या दे सकता है, तो देखो ये जो काम है वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। मतलब हर साल आप ऐसे मान सकते हो कि कम से कम जो है वो 40 to 50 स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको कि मैट्रिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है। कोई भी ऐसा बच्चा जो अंडर प्रिविलेज्ड हो और साथ साथ में कैपेबल भी हो, बिल्कुल, तो उसके लिए एक्चुअल में मैट्रिक्स अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। बस वो बच्चा किसी तरीके से हमारे पास पहुंच जाए। और डेफिनेटली जो भी हमारी टीम है उस टीम में जितने भी लोग हैं वो सब जहाँ एक्चुअल में इन परिस्थितियों से गुजरे हुए हैं, सब एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से हैं। तो हम सब लोग समझते हैं कि भाई देखो सपने तो सबके ही होते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, है ना। और यदि किसी तरीके से जो हमें समाज ने दिया है भाई डेफिनेटली जो वो एक्चुअल में जो भी मैट्रिक्स की ग्रोथ है, जो भी आज मैट्रिक्स है उसमें ऐसा नहीं है कि केवल हमारा ही कंट्रीब्यूशन है। जो भी इस रीजन के आसपास के अभिभावक हैं, जिन अभिभावकों ने हमारे पे भरोसा किया है, और जो अभिभावक जो गार्जियंस आज भी जो है वो हमेशा जो है वो जब भी उनसे कोई सलाह मांगता है तो मैट्रिक्स का नाम लेते हैं, मैट्रिक्स को रेफर करते हैं, तो वो भी किसी न किसी रूप में मैट्रिक्स का सहयोग तो कर ही रहे हैं। तो उसमें हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी जो है वो सोसाइटी को, समाज को वापस कुछ दे सकें। कोई जो सपने ले रहा है और सपने अपने पूरे कर पाने में सक्षम नहीं हो और उसकी सहायता यदि हम कर सकें, उसके सपने यदि पूरे हो सकें, तो इससे बढ़िया बात मैट्रिक्स परिवार के लिए कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, हमारा जो एक्चुअली जो प्लेटफॉर्म है वो इसी मुहिम के साथ आगे बढ़ा है। एक्चुअली जैसे जनरली ये क्वेश्चन भी रहता है कि सर हमें किसी का इंटरव्यू सुनना हो, आईएएस का सुनना हो, आईपीएस या किसी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनका ये रहता है कि ये तो हमें यूट्यूब पे भी खूब मिलता है। तो हमारा उनको सिंपल सा एक आंसर ये होता है कि ये चीज़ क्यों डिफरेंट है। वो इसलिए हम उनको बता पाते हैं कि हम जहाँ से या जो पर्सनैलिटी से हम मिल पा रहे हैं वो हमारे लिए, किसी का इंटरव्यू हमने सुना आईएएस का बहुत अच्छे का, फर्स्ट रैंक वाले का सुना, लेकिन हमें उसका कहीं ना कहीं जो ये होता है कि मैं उससे, मुझे कुछ इस फील्ड में जाना हो तो मैं उस तक किसी भी कंडीशन में नहीं पहुंच सकता। तो हमारे प्लेटफॉर्म में सिर्फ वही पर्सनैलिटीज रहती है जो समाज को, सोसाइटी को कुछ न कुछ लौटा सकती हो। तो ऐसी उम्मीद लेके हम ये जो अवेयरनेस का काम कर रहे हैं कि कैसे भी करके उनको ऐसा लगे कि उनके प्लेटफॉर्म पे वो हैं, या वो हमें कैसी भी हेल्प चाहिए कि हम आपकी हेल्प लेके ऐसे सपने उनको दिखा सकें। तो ऐसी उम्मीद हमारा प्लेटफॉर्म भी आपसे रखता है। बिल्कुल सर, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो ना। मुझे भी मतलब पहले नहीं पता था, आपसे जानकर ये पता लगा कि यूथ आइकन मोटिवेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक्चुअल में जो वो समाज के ऐसे बच्चे जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं या जो सक्षम नहीं है, उन बच्चों तक जो वो गाइडेंस भी पहुंचाता है और ऐसे बच्चों की हेल्प भी करता है उनको अपने सपने अचीव करने में। तो डेफिनेटली हम लोग भी हमेशा इस चीज़ के लिए तत्पर रहेंगे, हम लोग हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार हैं, मैट्रिक्स की पूरी टीम, मैट्रिक्स का परिवार, कि ऐसे बच्चे की हेल्प हम कर पाएँ, है ना। और आपके विजन को और आपके लक्ष्य को पूरा करने में भी हम कुछ सहयोग यदि कर सकें तो डेफिनेटली हम लोग करने के लिए तैयार। बिल्कुल, पूरी टीम का शुक्रिया। और जैसा कि आपने बताया मैट्रिक्स के बारे में, तो जो वेल नोन है कि पूरी टीम वर्क जो होती है किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए, तो उसमें डेफिनेटली पूरी टीम का सहयोग होता है। तो हमारी पूरी टीम की ओर से भी मैट्रिक्स की जो शुभभावना और शुभकामना अंडर 100 की आपने रखी, या बाकी जितने भी विजन्स हमारे जो नेक्स्ट विजन्स हैं उनके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बनता है पूरी इसमें से निकाल के जो कंक्लूजन हम कह सकते हैं, तो एक पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए यदि आपकी ओर से कोई एक बड़े लक्ष्य को लेके इस फील्ड में कोई विजन हो, तो आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो वैसे तो सब बातें मैंने आपको बता ही दी हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो एक लास्ट बात है मैं कहना चाहता हूँ स्पेशली स्टूडेंट्स को, वो ये कि आप जो भी सोचते हो, जो भी आपके मन में है कि मुझे ये करना है, ये पाना है, तो उसके साथ आप स्टिक करो।
हो सकता है देखो जो आपको करना है, जो आपको पाना है, वो थोड़े दिनों में चेंज भी हो जाए, क्योंकि आपकी 10th तक अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन आपने 11th-12th में जेईई की प्रिपरेशन की, आप आईआईटी में चले गए, वहाँ पे 4 साल आपने और बहुत कुछ सीखा, आप और ज़्यादा मैच्योर हुए, और टाइम के साथ आदमी बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ जानता है, तो हो सकता है उसके बाद आपके सपने चेंज हो जाए। हो सकता है उसके बाद आप ऐसे सोचो कि मैं एमबीए कर लूँ, हो सकता है आप ऐसे सोचो कि मैं सिविल सर्विसेज में चला जाऊँ। तो जो पॉइंट है वो ये है कि चाहे कुछ भी सोच लो आप, कोई भी सपना आप ले लो, लेकिन हर सपना पूरा करने या कुछ भी करने के पीछे एक ही चीज़ है जो कि हमेशा आपकी हेल्प करेगी, वो है आपका सेल्फ मोटिवेशन, आपका उस चीज़ के लिए डेडिकेशन और आपका हार्डवर्क। यदि आप हार्डवर्क करते हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, किसी दूसरे के मोटिवेशन की ज़रूरत ना हो, हालांकि आपका कोई रोल मॉडल हो सकता है, बट ये कि जो मोटिवेशन है वो सेल्फ मोटिवेशन ही सबसे ज़्यादा काम में आता है। दूसरे से लिया हुआ मोटिवेशन इंस्टेंटेनियस होता है, वो फॉर ए टाइम बीइंग रह सकता है, थोड़े टाइम बाद में जो वो हो सकता है वो गायब हो जाए। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहो, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे फेथ रखो, और जितना हार्डवर्क अपना जो भी ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए कर सकते हो उतना करो। और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए डेफिनेटली यही मैसेज है कि अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज़ पे फेथ करें, उसको जितना अफेक्शन चाहिए उतना अफेक्शन दें, लेकिन हो सके तो वो अफेक्शन अपने मन में रखें, है ना। उस बच्चे को इतना ज़्यादा अफेक्शन शो नहीं करें कि कई बार वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाए। मतलब बच्चे पे आपको फेथ भी होना चाहिए और साथ साथ में कहीं ना कहीं शक भी होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। हालांकि वो शक, वो जो डाउट है आप शो नहीं करें, लेकिन आप उसको थोड़ा सा वॉच में रखोगे तो बच्चा तो देखो बच्चा ही होता है, वो हो सकता है कि कभी फिसल जाए, लेकिन आप यदि उसको वॉच में रखोगे, आप उस पर थोड़ा शक रखोगे कि हो सकता है देखो ये बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, आपने उसको कभी संभाला ही नहीं। यदि आप उसको संभालते हो टाइम टू टाइम तो आपके वॉच में रहता है, तो यदि वो हल्का फुल्का अपने ट्रैक से फिसलता भी है तो आप उसको वापस जो है वो मोटिवेट करके ट्रैक पे ला सकते हो। लेकिन ऐसा ना हो कि कई बार जो आजकल मुझे देखने को मिलता है कि पेरेंट्स कई बार दो एक्सट्रीम पे रहते हैं, या तो वो बच्चे पे बहुत एक्सट्रीम फेथ करते हैं, बिल्कुल, है ना, और या जो है वो बच्चे पे बिल्कुल भी फेथ नहीं करते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ बीच का सा होना चाहिए कि आपको बच्चे पे ठीक ठाक फेथ भी होना चाहिए, मतलब, और उस फेथ को ज़्यादा शो भी नहीं करें। कई बार टीचर आपको कोई फीडबैक देता है कि भाई नहीं देखो आपका बच्चा मतलब गलत कर रहा है, तो कई पेरेंट्स मानते भी नहीं मेरा बच्चा गलत नहीं कर सकता। तो उस समय ऐसे सोचना चाहिए कि सिक्के के दोनों ही पहलू होते हैं। बिल्कुल, चलो एक बार सर की बात सुन लेते हैं और फिर जो वो एक बार हम अपनी तरफ से चेक कर लेते हैं कि हो सकता है कि अपना बच्चा बहुत अच्छा था, बिल्कुल, लेकिन यहाँ संगत में आके या किसी कारणवश जो है वो ट्रैक से हट गया और सर सही कह रहे हो, बिल्कुल, तो उसको थोड़ा सा आपको चेक कर लेना चाहिए। तो और ना ही दूसरा कि भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे पे बिल्कुल ही फेथ नहीं करो। मतलब बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि जो अपने पेरेंट्स हैं, अपने माँ बाप हैं, उसको उसकी कैपेबिलिटीज़ पे फेथ है, तभी वो अच्छा कर पाता है। तो मतलब पेरेंट्स के लिए जो मेरा मैसेज है वो ये है कि दोनों एक्सट्रीम पे मत रहो। ऐसा भी मत करो कि बच्चे पे बिल्कुल ही फेथ ना करो, और ऐसा भी मत करो कि बच्चे पे बहुत फेथ करो। बिल्कुल, आज का हमारा ये जो सेशन था काफ़ी मोटिवेटिंग और हमारे लिए जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन के रूप में भी थी, वो हमें मैट्रिक्स की पूरी टीम की ओर से जो मिली, जिसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में डायरेक्टर सर नरेंद्र जी कोक हमारे साथ उपस्थित हैं, और पूरी गोरा सर को, डाका जी सर को और इनकी पूरी टीम को आगे आने वाले जो रिजल्ट आपके होंगे, हमारी पूरी यूथ आइकॉन मोटिवेशन की टीम और पूरे व्यूवर्स की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।